आज की कहानी में जो कत्ल का तरीका है वो बहुत हैरान करने वाला है। कहानी है महाराष्ट्र के अमरावती की। अमरावती जिले में एक टाउनशिप है जिसका नाम है मोर्शी। इसी मोर्शी टाउनशिप में एक लोकेलिटी है जिसका नाम है शिवाजी नगर। तो इस शिवाजी नगर इलाके में जो लोग रहते हैं उनको एक पर्टिकुलर जगह पर काफ़ी दिनों से तेज़ बदबू आ रही थी और इस फाउल स्मेल से आसपास के लोग काफ़ी परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे इतनी तेज़ बदबू आ रही है। हालांकि लोगों को ये लग रहा था कि शायद आसपास कोई जानवर मर गया है जिसकी लाश की वजह से उन लोगों को ये तकलीफ हो रही है, ये दिक्कत हो रही है। लेकिन न तो लोगों को बाहर कोई जानवर नज़र आया और न ही वो बदबू कम हुई, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ वो बदबू और तेज़ होती जा रही थी। तो जिस इलाके में ये परेशानी हो रही थी उस इलाके के लोगों ने फिर आपस में बातचीत करके ये पता करना शुरू किया कि ये बदबू एग्जैक्टली कहाँ से आ रही है। और लोगों ने जब ये एफर्ट किया तो लोगों ने रियलाइज़ किया कि एक बंद पड़े मकान से ये फाउल स्मेल लगातार आ रही है और उस पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर ये मकान है उसके आसपास के इलाके में लोगों को सबसे ज़्यादा शिकायत और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब लोगों ने उस मकान में रहने वाले लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मकान बंद था, तो फिर आसपास के लोगों ने उस मकान में जो परिवार रहता है उससे बातचीत करने की कोशिश की। उस परिवार में 3 लोग हैं। एक है तकरीबन 45-50 साल की महिला जिनका नाम है नीलिमा कापसे, और उनके 2 बेटे हैं, सौरभ कापसे बिल्कुल यंग लड़का है, और एक उससे छोटा आयुष कापसे जिसकी उम्र यही तकरीबन 16-17 साल की है। तो ये 3 लोगों का परिवार है। अब आस पड़ोस के जो लोग हैं उन्होंने नीलिमा को और सौरभ को और आयुष को कॉल करना शुरू किया, मगर हैरानी की बात यह थी कि तीनों का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब पड़ोसियों की चिंता बढ़ गई। एक तो घर में ताला लगा हुआ है, घर से तेज़ बदबू आ रही है, ऊपर से घर में रहने वाले जो 3 लोग हैं तीनों का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ है। मोहल्ले वालों ने ये जो कापसे परिवार है अब उसके नागपुर में रहने वाले रिश्तेदारों को फ़ोन किया और बताया कि नीलिमा के घर में इस तरह के हालात हैं। नागपुर के लोगों ने, रिश्तेदारों ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने भी अपने तौर पर नीलिमा को और बच्चों को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था, स्विच ऑफ ही रहा। अब रिश्तेदार जो है भागे भागे पहुँचे अमरावती। भागे भागे मतलब नॉट लिटरली दौड़कर, मतलब जल्दबाजी में। तो अमरावती जब वो पहुँचे तो उसके बाद उन्होंने घर में जाकर जांच पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि घर का ताला बंद था और वाकई बहुत तेज़ बदबू आ रही थी तो उन्होंने फिर पुलिस को इत्तला दी। ये तारीख है 1 सितंबर शाम का वक्त। पुलिस को जब इसके बारे में इत्तला दी गई तो पुलिस जो है वहाँ पहुँची और पुलिस ने घर का दरवाज़ा तोड़ा। रिश्तेदारों की मौजूदगी में, मोहल्ले वालों की मौजूदगी में घर का दरवाज़ा तोड़ा, और जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा वहाँ जितने लोग थे उनके लिए वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो गया, क्योंकि दरवाज़ा खुलते ही, दरवाज़ा टूटते ही अंदर से बिल्कुल बदबू का एक तेज़ झोंका सा आया और लोग बहुत परेशान हुए। लेकिन पुलिस को तो इस तरह के हालात से 2-4 होना ही पड़ता है, पुलिस का पेशा ही ऐसा है। पुलिस वाले अंदर गए, एक आध लोग जो आस पड़ोस के हैं वो भी हिम्मत करके अंदर गए और उन्होंने देखा कि घर में एक दीवान बेड रखा हुआ है, उससे खून टपक रहा है, और जो खून टपक रहा है उसे देखकर पुलिस को और लोगों को और शक जो है एक तरह से यकीन में बदल गया। पुलिस ने लोगों की मौजूदगी में उस दीवान बेड को खोला और खोलते ही उन्होंने देखा कि अंदर 2 लाशें जो है वो ठुसी पड़ी हैं, और उन 2 लाशों को देख पाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि उनकी हालत सड़ने की वजह से और पुरानी हो जाने की वजह से बिल्कुल विकृत हो गई है। पहचान कर पाना भी मुश्किल है। लेकिन प्राइमा फेसाई उन लाशों को देखकर इतना तो साफ था कि ये लाश एक महिला की है और एक जो है लड़के की है। घर वालों ने, जो नाते रिश्तेदार नागपुर से आए थे, लाश को ऐसे तो देखकर पहचान कर पाना मुश्किल था, लेकिन जो नागपुर से नाते रिश्तेदार आए थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये डेड बॉडी नीलिमा की ही है, और उनको लग रहा था कि ये नीलिमा का छोटा बेटा आयुष है, आयुष की ही लाश है। तो पुलिस ने इन दोनों डेड बॉडीज़ को रिकवर किया और रिकवर करने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। और अब तक जो फाइंडिंग थी उसका नतीजा यही था कि नीलिमा की और आयुष की हत्या की जा चुकी थी, और हत्या करके कातिल ने लाश जो है बेड बॉक्स में छिपा दी थी। हत्या अगर नहीं की जाती तो जाहिर है बंद घर में लाशें नहीं पड़ी होती और वो दीवान के अंदर नहीं रखी जाती, तो नॉर्मल डेथ तो कतई नहीं था, कोई एक्सीडेंट भी नहीं था, कत्ल का ही मामला था। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के लिए लाशों को भेजा और इस मामले की छानबीन शुरू की। इस बीच एक चिंता की बात यह भी थी कि घर का जो बड़ा बेटा है सौरभ, वो गायब है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी हादसे का शिकार हो गया, या जो कॉन्स्पिरेटर है, जो किलर्स है, उन्होंने उसको भी कहीं मार डाला हो, वो कहीं बाहर हो। एक तो ये वजह या ये एक कहानी इसके पीछे हो सकती थी। दूसरी कहानी ये हो सकती थी कि कहीं इन दोनों हत्याओं के पीछे सौरभ का तो हाथ नहीं है, और सौरभ तो फरार नहीं है। लेकिन इस मामले का खुलासा तब तक नहीं हो सकता था जब तक घर का बड़ा बेटा पुलिस को जिंदा या मुर्दा न मिल जाता। मोर्शी पुलिस ने इस मामले की जांच आगे बढ़ाई और कोशिश करते करते उसे कामयाबी मिली। उसे पता चला कि सौरभ कापसे, जो घर का बड़ा बेटा है, वो इस वक्त हैदराबाद में है। उसकी लोकेशन जब पुलिस को मिली तो पुलिस की एक टीम हैदराबाद पहुंची और उसे इंटरसेप्ट कर लिया, उसे पकड़ लिया। और पकड़ क्या लिया, बल्कि उसे गिरफ्तार ही कर लिया। उसकी वजह यह है कि घर में, बंद घर में माँ बेटे की लाश पड़ी है, माँ की और भाई की, और बड़ा बेटा हैदराबाद में है और उसे बिल्कुल अपनी न तो माँ की फिक्र है न बेटे की फिक्र है। ऐसा तो तभी हो सकता है जब बड़ा बेटा बिल्कुल ही अनजान हो या फिर इस साजिश में शामिल हो। लेकिन सीन ऑफ क्राइम, घटनाक्रम, इस लड़के का हैदराबाद में आना, अमरावती से, शिवाजी नगर से, ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि इस घटना के पीछे इस लड़के का ही हाथ हो सकता है। पुलिस ने अब जब सौरभ से पूछताछ की तो पहले तो उसने झूठ बोला, लेकिन जब पुलिस ने उसके साथ सख्ती की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया और कहा कि उसी ने अपनी माँ और अपने भाई की हत्या की है। वजह उसने जो बताई वो अपने आप में बहुत अजीब वजह थी। उसने कहा कि उसे शक था कि उसकी माँ का अफेयर किसी आदमी से है और इस बात से वो बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ रहता था, परेशान रहता था, और इसलिए उसने अपने माँ के कत्ल की साजिश रची। और चूंकि उसे डर था कि अगर वो माँ की जान अकेला लेगा, अकेला उनकी हत्या करेगा और भाई को जिंदा छोड़ देगा तो छोटा भाई जो है उसका राज फाश कर देगा, इसलिए उसने अपने छोटे भाई की भी हत्या की साजिश रच ली। लेकिन जिस तरह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जिस तरह से उसने दो लोगों की जान ली, वो बात, वो तरीका अपने आप में बहुत अजीब था। सबसे पहले तो उसने धतूरे के कुछ बीज इकट्ठा किए और उन्हें काट कर सब्जी में मिला दिया। आपको पता है कि धतूरा बहुत ही खतरनाक पौधा होता है और जहरीला होता है, तो उसके बीज जो है जब सब्जी में मिला दिए गए तो नीलिमा की और आयुष की, क्योंकि उन्हीं को धोखे से खिलाया गया था, उनकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि दोनों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया। अस्पताल में जैसे ही उनकी हालत थोड़ी सी स्टेबल हुई, ठीक नहीं हुई थी, स्टेबल हुई, स्थिर हुई, तो फिर से उनको वो घर वापस लेकर आया। और ये जो लड़का है सौरभ, ये पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट है और इसके कई मेडिकल फ्रेटर्निटी में कई सारे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, जो कंपाउंडर हैं या छोटे मोटे मेडिकल फील्ड के काम करते हैं। तो इस सौरभ ने एक कंपाउंडर को ये राज़ी किया कि वो घर में आकर उसकी माँ और भाई, जिनकी तबीयत ख़राब है, उनको ड्रिप लगा दे, यानी सलाइन वाटर जो है लगा दे, ताकि वो रिकवर करे, ठीक हो जाए। एक कंपाउंडर दोस्त आया और उसने दोनों को सलाइन वाटर लगा दिया और इसके बाद वो चला भी गया। इधर सौरभ, जिसने जहर मिलाया था, जो इन दोनों की जान लेना चाहता था, उसने साजिश और आगे बढ़ाई। और उसने क्या किया, जो बेहोशी की दवा होती है, जिसे एनेस्थीसिया कहते हैं, एनेस्थीसिया की दवाई जो है उसने उस सलाइन वाटर में मिक्स कर दिया, उसके ड्रिप में उसको डाल दिया। और उससे नतीजा ये हुआ कि जैसे जैसे सलाइन वाटर इन दोनों के शरीर में जाता रहा, उसके साथ साथ बेहोशी की दवा भी इनके रगों में जाती रही। एक तो शरीर में धतूरे का तेज जहर ऑलरेडी था, जिससे वो ओवरकम नहीं कर पाए थे, ऊपर से सलाइन वाटर के साथ एनेस्थीसिया की खुराक और दे दी, तो धीरे धीरे माँ और बेटा दोनों कोलैप्स कर गए और दोनों की उन्हीं के घर में शिवाजी नगर में मौत हो गई। और जब दोनों की मृत्यु हो गई तो इसे लगा कि वो लाश अकेला ठिकाने नहीं लगा सकता। फिर उसने सोचा कि अब उसके पास एक ही चारा बचता है कि वो मौके से भाग जाए। फिर उसने दोनों की लाशों को बेड बॉक्स के अंदर बंद किया, घर में ताला लगाया और शिवाजी नगर से भागकर चला गया हैदराबाद, जहां वो चोरी छिपे रह रहा था और उसने वहां अपना मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिया था। लेकिन पुलिस जो इस मामले की जांच कर रही थी, उसके वेयरअबाउट्स के बारे में पता कर रही थी, हैदराबाद में उसके कनेक्शंस के बारे में पता कर रही थी। साथ ही पुलिस ने उसके मोबाइल फ़ोन को भी सर्विलांस में लगाया था, ये देखने के लिए कि कहीं किसी मोड़ पर अगर उसका फ़ोन कुछ सेकंड्स के लिए भी ऑन हो जाए तो पुलिस उसका लोकेशन ट्रैक कर सकती है। तो पुलिस अपने मैनुअल पुलिसिंग से और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आखिरकार सौरभ के बारे में पता लगाने में कामयाब हो गई और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और इस तरह से इस दोहरे कत्ल के मामले का खुलासा हुआ। मैं अब ये कहना चाहूँगा कि एक बेटा इतना ख़तरनाक दरिंदा, इतना हैवान कैसे हो सकता है कि वो अपनी ही माँ और अपने छोटे भाई की जान ले ले, ये समझ से परे है। लेकिन जो चीज़ हम सोच नहीं सकते क्राइम की दुनिया में, अपराध की दुनिया में, वैसी हर चीज़ मुमकिन है, हो सकती है। और ये सौरभ कापसे नाम का ये जो लड़का है, जिसे पुलिस ने माँ और भाई के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है, ये वैसे ही हैवान लोगों में एक है जो पुलिस
ने जिसे कातिल के तौर पर पकड़ा है, गिरफ्तार किया है। लेकिन इसने जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया वो भी कम चौंकाने वाला नहीं है। एक और ख़ास बात यह है कि कत्ल के इस तरीके को इजाद करने के लिए या इस तरीके को अपनाने के लिए ये जो लड़का है सौरभ, इसने पहले गूगल सर्च किया था और फिर यूट्यूब पर भी देखा था कि वो किसी को कैसे मार सकता है मेडिकली, ताकि किसी को ये पता भी ना चले कि उनकी हत्या की गई है, और हत्या जब हो जाए तो उसको एक नॉर्मल डेथ या मेडिकल रीज़न से डेथ लोग समझें। और इस कोशिश में वो कामयाब भी रहा और उसने पहले तो जहर दिया और जहर देने के बाद एनेस्थीसिया की डोज दी। लेकिन चूंकि लाश वो ठिकाने नहीं लगा सकता था और लोगों को उनके जहर देने के बाद अस्पताल ले जाने और वापस लाने के बारे में जानकारी मिल चुकी थी, तो फिर उसने लाश जो है घर में छोड़कर वो भागना उसने तय किया, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा गया।